जब कोई स्ट्रेंजर थिंग्स का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? डेमोगोर्गन्स, वो अजीब से फूल गोभी जैसी शक्ल वाले क्रिएचर्स, अपसाइड डाउन की वो अजीब सी चिपचिपी दुनिया, 11 हमारी सुपर गर्ल, या फिर हॉकिंस की वो टप्पू सेना जो साइकिल पे बैठ के बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करती है, बिना नाक वाला वर्ल्ड मोड जो दुनिया को खत्म करना चाहता है। ये सब हमें इसलिए याद है क्योंकि डफर ब्रदर्स ने प्रेजेंटेशन ही इतनी सॉलिड रखी है। हम हर जंप स्केयर और हर थ्रिल को फील कर सकते हैं, लेकिन इन सब शोर शराबे में, चीख पुकार में एक चीज ऐसी है जो अनदेखी हो जाती है। इसे तुम स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे अंडररेटेड पहलू बोल सकते हो, जिसको इसके मेकर्स ने हाईलाइट करने की कोशिश तो बहुत करी है, पर शायद हम वर्ल्ड एंडिंग इवेंट में इतने ज्यादा बिजी थे कि इन चीजों पे हमारा ध्यान ही नहीं गया, और वो है लव स्टोरीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्ट्रेंजर थिंग्स की टॉप 7 लव स्टोरीज बताऊंगा, और इनकी रैंकिंग मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से होगी, मेरे पीओवी से होगी, तो हो सकता है आपका ओपिनियन थोड़ा सा अलग हो। लिस्ट की शुरुआत में है नंबर 7 पे रॉबिन और विक्की। देखो, ये मेरी लिस्ट में नीचे है, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी कहानी बेकार है, बस इनकी गाड़ी अभी भी स्टार्ट हुई है और इनको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं है। सीजन 3 में जब रॉबिन और स्टीव को सच बोलने की इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, तब बाथरूम के फ्लोर पे बैठ के वो कन्फेस करती है कि वो लेस्बियन है और उसे अपनी स्कूल टाइम की एक लड़की पसंद है। रॉबिन का कैरेक्टर आर्क वहां से शुरू हुआ था। सीजन 4 में हमने पहली बार उसे किसी के सामने कपकपाते हुए देखा था, उसके शब्द लड़खड़ाने लगे थे, मतलब उसे विक्की से सच्चा प्यार था। विक्की के सामने रॉबिन की हालत बिल्कुल ऐसे थी जैसी हमारी क्रश के सामने अपनी हो जाती है। उसे डर था कि कहीं विक्की स्ट्रेट ना हो और उसे एक्सेप्ट ना करे, और ये डर जायज भी था क्योंकि उस टाइम उसका बॉयफ्रेंड भी था जिसको उसने मॉल में देखा था विक्की के साथ घूमते हुए, तो वो चीज उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी, मतलब मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लगा था उसके लिए। लेकिन जब सीजन के एंड में पीनट बटर सैंडविच वाला सीन आता है जहां वो दोनों वापस मिलती है और रॉबिन को पता चलता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब ये सिंगल है, तो उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। दोनों की कंपेटिबिलिटी भी अच्छी होती है क्योंकि विक्की को अपसाइड डाउन के बारे में जीरो आइडिया होता है, तो जब भी रॉबिन कहीं क्रोलिंग पे जा रही होती है, वेकना को ढूंढने के लिए मिशन पे होती है, तब विकी को लगता है कि वो शायद ऑफिस में है, ओवर टाइम कर रही है, और उसको बहुत ज्यादा शक होने लगता है अपने आप पे, बट फिर भी वो अपनी बंदी पे भरोसा करती है और इन चीजों को अपने तक ही रखती है कि हाँ ठीक है, बिजी होगी। पर फिर सीरीज के एंड में उसके सब्र का बांध टूट जाता है, बट फिर फाइनली सीरीज के एंड में रॉबिन कन्फेस करती है अपसाइड डाउन के बारे में और इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। नंबर 6 पे वो कपल है जो कि प्रूफ है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी चल सकता है अगर आपके पास सेरेब्रो जैसा रेडियो हो तो, जो कि है डस्टिन और सूजी। सीजन 3 की स्टार्टिंग में जब डस्टिन ने बोला था कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, तो हम सबको लगा था कि मजाक कर रहा है, पागल बना रहा है, लेकिन जब नेवर एंडिंग स्टोरी वाला गाना आता है, वो मोमेंट क्रिंज भी था और सेम टाइम क्यूट भी था। दुनिया खत्म हो रही है, माइंड फ्लेयर्स आ रहे हैं और ये दोनों गाना गा रहे हैं, बट अब ये भी है कि वो दोनों गाना नहीं गाते और सूजी उसको प्लैंक कांस्टेंट का कोड नहीं बताती, तो होपर और जॉयस वो सेफ कभी भी नहीं खोल पाते। मतलब टेक्निकली उन दोनों के प्यार ने दुनिया बचाई है। भाई डस्टिन के एफर्ट्स देखो, उसने पूरा टावर ही बना लिया था उससे बात करने के लिए, और सेम टाइम सूजी के एफर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसने अपनी स्ट्रिक्ट फैमिली से छुप के उसके लिए स्कूल का डाटाबेस हैक किया था। ये कपल मोस्टली कॉमिक रिलीफ वाले कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए लिस्ट में थोड़ा नीचे हैं। इनमें वो इमोशनल गहराई नहीं है जो बाकियों में है, लेकिन इनकी ट्यूनिंग बाकियों से फार बेटर है। अब आते हैं कंट्रोवर्सी पे। नंबर 5 स्टीव और नैन्सी। ये रिलेशनशिप एक शिप की तरह है, टाइटैनिक, जो डूबी थी लेकिन लोग चाहते थे कि नहीं यार बच जाना चाहिए था। सीजन 1 में स्टीव एक टिपिकल हाई स्कूल जर्क था, नैन्सी को इंप्रेस करने के लिए कैमरा तोड़ना, जोनाथन को बुली करना, लेकिन एंड तक वो सुधर गया। पर सीजन 2 में उनका ब्रेकअप हो गया जब नैन्सी ने नशे में कहा कि एवरीथिंग इज बुलशिट। वो स्टीव के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, और वहां से स्टीव का मॉम स्टीव वाला आर्क शुरू होता है, जो कि मुझे इनका अब तक का सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट लगता है। सीजन 4 में राइटर्स ने वापस से वो लव ट्रायंगल टीज किया। स्टीव का वो मोनोलॉग, आई ड्रीम ऑफ हैविंग 6 किड एंड इन दैट ड्रीम इट्स ऑलवेज यू नैन्सी, सुनने में बहुत ज्यादा रोमांटिक लगता है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्टीव बहुत ज्यादा स्ट्रक लगता है। और वहीं नैन्सी एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट है, एम्बिशियस है, गन लेके मॉन्स्टर को मारती है, और स्टीव अभी भी वहीं रुका हुआ है जहाँ पे नैन्सी ने उसे छोड़ा था। नैन्सी ने मूव ऑन किया बट स्टीव ने नहीं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कंपेटेबल भी है, लेकिन क्या उनके गोल्स मैच करते हैं? आई डोंट थिंक सो। सीजन 5 में भी वो सेम ही चीज कर रहा था, बार बार नैन्सी पे ट्राई करे जा रहा था और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाया जा रहा था, जो कि बहुत ज्यादा ओवर हो रहा था। अब स्टीव को नैन्सी से हट के अपनी खुद की आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी, और सीरीज के एंड में उसे देख के लग रहा है कि हाँ कर लेगा लौंडा। नंबर 4 पे वो कपल है जिन्होंने ये शो स्टार्ट किया था। आई नो कि बहुत सारे लोगों के लिए नंबर 1 पे होगा, बट थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। सीजन 1 और 2 में इनका बॉन्ड बहुत ज्यादा प्योर था और मैजिकल था। माइक ने एल को तब एक्सेप्ट किया जब वो एक वियर्डो थी, और जब वो गायब हो गई थी तो उसको ढूंढने
ढूंढने के लिए माइक ने 353 दिन 353 डेज रोज सेम डेडिकेशन से कॉल पे उसे ढूंढा करता था। बट फिर जब सीजन 3 में आई डम्पी और एस वाला आर्क आया, वो मतलब तुम्हारे बम पे लात वाला, हिंदी डब वालों के लिए बता दूं, वहां से इनकी स्टोरी थोड़ी फीकी होती गई। खैर वो जरूरी भी था एल की स्टोरी पे फोकस करने के लिए। दोनों का काइंड ऑफ ब्रेकअप हो जाता है और 11 मैक्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। और फिर सीजन 4 तक आते आते इनका रिलेशन थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। मतलब वो कपल वाली वाइब ही नहीं आती। मतलब सीन क्या है कि माइक को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आती और एल को कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए कि वो एक मॉन्स्टर नहीं है, वो एक मासूम सी लड़की है, वो भी प्यार डिजर्व करती है। और माइक बस आई लव यू बोलने में स्ट्रगल करता रह गया पूरा साल। तुम्हें विल का वो पेंटिंग वाला सीन याद है? वो माइक को मोटिवेट करने के लिए झूठ बोलता है कि ये पेंटिंग एल ने बनाई है और तुम्हें यहाँ प्रोटेक्टर की तरह देख रही है वो। और ये सब बस इसीलिए ताकि इनको फील हो सके कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनका प्यार अभी भी डिपेंडेंसी और ट्रॉमा पे ज्यादा टिका हुआ है। माइक को एल की जरूरत है हीरो फील करने के लिए और एल को माइक की जरूरत है नॉर्मल फील करने के लिए। और सच बोलूं तो सीजन 5 में तो मुझे लगा भी नहीं कि ये लोग कपल है। अगर इनका कैरेक्टर भी हटा दे ना, माइक को पूरा ही हटा दे, तो भी पूरी की पूरी स्टोरी पे कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा था मुझे सीजन 5 में। इनको देख के लग ही नहीं रहा था ये रिलेशनशिप में, ये दोस्ती वाला आर्क लग रहा था। इससे ज्यादा तो मेरे को ये विल इसके साथ रिलेशनशिप में लग रहा था। भाई उसकी तरफ से बहुत प्योर इमोशंस फील होते हैं। अब फाइनली हमारे टॉप 3 हैं। टॉप 3 में एंट्री मारते हैं नैन्सी और जोनाथन। ये शो के सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और ग्राउंडेड कपल है। इनकी शुरुआत हुई थी शेयर ट्रॉमा से। दोनों आउटकास्ट अपने अपने तरीके से सीजन 2 और 3 में डिटेक्टिव वाली चीजें करते हुए साथ आए थे। इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। मतलब नॉर्मली ये अपना प्यार शब्दों से एक्सप्रेस नहीं करते, पर जब भी मुसीबत आती है तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए पास आ जाते हैं। ये कैसा प्रोटेक्शन था। लेकिन सीजन 4 में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ने इनकी 12 बजा दी। जोनाथन का कैरेक्टर डेवलपमेंट डाउनहिल जाता गया। वो वीड वगैरह फूकने लग गया था और अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने लग गया। वो नैन्सी से चीजें छुपा रहा था, वो उसको सच नहीं बता रहा था कि वो उसके साथ कॉलेज नहीं जाना चाहता, अपने भाई और माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, जो भी था इनका। मतलब कुल मिला के वो चीजें सेक्रीफाइस कर रहा था, बट चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप था। बट सीजन 5 में इनको मौका मिला, इन्होंने अपनी चीजें खुल के एक्सप्रेस करी, एक दूसरे को बताया। और हमको तो लगा था कि वो कन्फेशन हो गया, इसके बाद ये लोग रिलेशनशिप में। बाद में पता चला कि वो ब्रेकअप था। मतलब मुझे तो अभी भी लग रहा था, अभी भी यार वो ब्रेकअप था। मतलब ठीक है, मुझे लगा कि हाँ आप ये परमानेंट रिलेशनशिप में, बट ब्रेकअप था। किसी को समझ में आया तो मेरे को कमेंट में एक्सप्लेन करना भाई। अब नंबर 2 पे वो कपल है जिन्होंने सीजन 4 में सबको रुला दिया था। मतलब लूकस और मैक्स। काफी लोग बोलते हैं कि लंगूर के हाथ में अंगूर, बट सच बोलूं तो मुझे लूकस ज्यादा सही लगता है इस रिलेशनशिप में और मैक्स लंगूर लगती है। अंगूर ये है भाई, सिर्फ गोरा होना, खूबसूरत दिखना सब कुछ नहीं होता। अगर आप नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप में हो तो वो चीज़ें ठीक है कि हाँ आप गोरे रंग के पीछे भाग रहे हो, खूबसूरती के पीछे भाग रहे हो, बट जब आपको लाइफ में सेटल होना होता है ना, तब कैरेक्टर ज्यादा मैटर करता है इंसान का। सारे सीजन में मुझे लूकस का ज्यादा वो लगा है कि हाँ एक रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए ये ज्यादा एफर्ट्स लगाता है। स्टार्टिंग में कोई भी मैक्स को अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर रहा था, लूकस के बोलने पर ही उसे इन्वॉल्व किया। सीजन 3 में तो इनका वही कि आई डम्पी और एस वाला मैक्स 11 के साथ बिजी थी, पर सीजन 4 में इनकी लव स्टोरी बहुत ज्यादा ट्रेजिक और ब्यूटीफुल थी। मैक्स बिली की मौत के बाद डिप्रेशन में थी, सबको पुश अवे कर रही थी। लूकस चाहता तो आगे बढ़ सकता था, पॉपुलर किड्स के साथ बास्केटबॉल वगैरह खेल रहा था और अच्छा खासा हाई स्कूल में फेमस भी हो रहा था, लड़कियां उसे अटेंशन दे रही थी। बट फिर भी मैक्स जब मुसीबत में थी तो उसके लिए वापस आया एज अ बॉयफ्रेंड नहीं, एज अ प्रोटेक्टर। रियल हाउस में लूकस ने जेसन से फाइट करा मैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ वो सीन मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, जब वो मैक्स को गोदी में लेके रो रहा था और अपनी मूवी डेट वाला प्रॉमिस कर रहा था। सच बोलूं तो इनकी कहानी को लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगले ने जो इसके लिए एफर्ट्स लगाए, हॉस्पिटल में भी रोज उसके पास जाके बैठता था, उसे वो गाना सुनाता था इस उम्मीद में कि वो वापस आ जाएगी, और एंड में ये सारी चीजें वर्थ इट निकलती है, क्योंकि मैक्स को भी रियलाइज होता है कि वो उससे कितना प्यार करती है और सेम लेवल का प्यार मैक्स को भी उससे हो जाता है। और बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जब उसको होश आता है तो वो पहली शक्ल अपने बाबू की देखती है। और फाइनली नंबर 1, द किंग एंड क्वीन ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स, जिम हॉपर एंड जोयस बायर्स। इनकी हिस्ट्री हाई स्कूल के टाइम से है। सीजन 1 में हॉपर ने अपनी बेटी खोई और जोयस ने अपना बेटा, मतलब ऑलमोस्ट। दोनों का शेयर्ड ग्रीफ उन्हें पास लाया। मुझे आज भी बुरा लगता है सीजन 3 में उनकी एंजोस वाली डेट अधूरी रह गई थी, पर सही मायनों में वहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। उनकी लड़ाई एकदम कपल्स वाली थी, पर चीजें दोनों में आगे बढ़ पाती। इससे पहले हॉपर ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया जोयस और बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन असली बार इनका सीजन 4 में दिखा, जब जोयस को पता चलता है कि हॉपर जिंदा है और रशिया के बेस में उसे 1 साल से तड़पाया जा रहा है। जिस इंसान को एरोप्लेन में बैठने से डर लगता था, वो इंसान एरोप्लेन से रशिया चली गई, स्मगलर से डील की, प्लेन क्रैश सर्वाइव करा, वो भी बस एक उम्मीद पे कि शायद हॉपर जिंदा हो और उसे मिल जाए। मतलब जब तुम्हें कंफर्मेशन हो कि हाँ मैं इतने एफर्ट्स लगाऊंगा तो वो इंसान मुझे मिल जाएगा, तब एफर्ट्स लगाना सेंस बनाता है। बट उस मोमेंट एफर्ट्स लगाना जब आपको पता है कि हाँ उस इंसान के मिलने की एकदम 0.1% चांस है, बट सेम टाइम तुम्हें उससे इतना प्यार होता है कि वो 1% चांस लेकर तुम जाते हो
कि नहीं, अगर 0.1% चांस भी है तो भी मैं अपना 100% दूंगी। मतलब दिल जीत लिया इस चीज ने, और इसी चीज के कारण मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। और फिर वो लड़ाई के बीच में जब मिलते हैं, उनका स्लो मोशन हग, वो किस, भाई देख के आत्मा तृप्त हो जाती है। इनका प्यार मैच्योर है, मेसी है, पर सबसे स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने एक दूसरे के लिए लिटरली दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रेवल किया है। और खुशी इस बात की है कि ये जो डिजर्व करते थे, वो एंजोस वाली डेट, एक फाइनली हैप्पी एंडिंग, वो इन्हें मिली इस सीरीज में। तो ये थी मेरी रैंकिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। स्ट्रेंजर थिंग्स बस डेमोगोर्गन्स के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में जो डर के माहौल में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। मुझे लगा था कि सीरीज में एक्शन के चक्कर में, ये सब डरावनी चीजों के चक्कर में ये चीज स्टोरी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो आई होप मैंने इस वीडियो के साथ जस्टिस किया और इनकी जो स्टोरी, इनका जो प्यार है, वो आपको शायद फील करा पाया हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।